इंडिया के दांत उन्होंने 1 घंटे में खट्टे कर दिए। इससे पहले ये नहीं गिरे, इससे पहले ये डैमेज नहीं हुए। फ्रांस भी इस पे हैरान, परेशान और सवालिया निशान है। इंडिया ने कभी भी आलमी कानून का, इंसानी हकूक का या बुनियादी हकूक का एहतराम नहीं। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिहा खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आ चुका है, उसकी क्या डिटेल्स हैं और उसकी सारी डिटेल्स जानने के लिए, वजाहत के लिए आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। उसके अलावा ये कि इंडिया का जो एग्रेशन है वो भी बढ़ता ही चला जा रहा है और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया जो है वो इसमें एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और वो क्यों अदा कर रहा है, उसका क्या मकसद है, शायद इंडियन मीडिया का स्पेसिफिकली अलग से कोई एजेंडा है जिसको वो लोग फॉलो करते आ रहे हैं और इंडियन बाकी जो स्टेट है वो इंडियन मीडिया को फॉलो करती आ रही है। फिर इस पे भी बात करेंगे आज। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इस पर भी बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इमरान खान की पेरोल पर रिहाई के लिए जो है वो पिटीशन दायर कर दी गई है और क्या उनकी रिहाई हो सकती है और अगर हो सकती है तो वो कौन उनको रिहाई दे सकता है, कौन एक्सेप्ट करेगा उनकी इस पिटीशन को, इस पर भी बात करेंगे। और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो राजा साहब, सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले से ही आते हैं क्योंकि इट्स द रीसेंट जो अभी डेवलपमेंट हुई है, तो क्या पूरी अगर डिटेल में बताएं, वजाहत करें अगर आप इसको अच्छे तरीके से, तो क्या हुआ है फैसला? जी मलिया, ये देखिए कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने और साथ इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर कर रखी थी, यानी रिव्यू पिटीशंस फाइल कर रखी थी। ठीक हो गया और एक अरसे से इन पे कार्रवाई हो रही थी, समाअत थी, मुतअद्दिद समातें हुई। तो फिर कल एक शॉर्ट ऑर्डर आया। वो जो शॉर्ट ऑर्डर है वो ये है कि 5-2 की अक्सरियत से 5 जो जजेस हैं उन्होंने ये करार दिया कि जो सेक्शन 21D1 है और 21D2 है और सेक्शन 59 है उसकी सब सेक्शन 4, तो इससे पहले बेंच था जिसके अगेंस्ट ये रिव्यू पिटीशन दायर की गई, जिसके फैसले के खिलाफ, तो उन्होंने इन सेक्शंस को अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो करार देते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया था। इन्हें अल्ट्रा वायरीज करार देते हुए कि मावराए आइन हैं, आइन से मुतसादम हैं, आइन के साथ कन्फ्लिक्ट करती हैं। तो उन्होंने इन शिक्कों को वो उज़्व मुअत्तल बना दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है। तो और ये करार दिया था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे समाअत होती रही और यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 26वीं तरमीम के बाद हुआ ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं उनकी समाअत कर सकता है, अख्तियार उसके पास चला गया, जुरिस्डिक्शन उसकी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसकी समाअत की। 5 जजेस ने ये करार दिया जी कि जो सेक्शन 21D1 और 21D2 है और 59(4) है उन्हें हम बहाल करते हैं, बरकरार रखते हैं और जो पहले वाला फैसला है उसे सेटिसाइड करते हैं और आपकी जो रिव्यू पिटीशंस हैं उन्हें हम मंजूर करते हैं। मतलब ये कि फिर अब सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट, जी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करेगी। और 2 जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान ने इससे किया। उन्होंने कहा कि वो फैसला ठीक था, वो वाला जिसके अगेंस्ट यहाँ पे रिव्यू फाइल की गई, और साथ उन्होंने कहा कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। जो अक्सरियती फैसला जो प्रीवेल करेगा उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि डायरेक्शन दी गई है गवर्नमेंट को कि जी हम तवक्को रखते हैं कि 45 दिनों के अंदर आप अपील का राइट देंगे। और अपील कहाँ पे लाई करेगी? हाई कोर्ट में। यानी अगर किसी का मिलिट्री ट्रायल होता है तो उसके मिलिट्री कोर्ट में भी अपील होगी और उसके फैसले के खिलाफ आप उसे असेल करेंगे बिफोर द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। इससे पहले ये था कि रिट फाइल होती थी हाई कोर्ट में और रिट का जो स्कोप था वो बड़ा लिमिटेड था कि मेलाफाइडी साबित करें, कोरम नॉन जुडिस साबित करें और फिर आप विदाउट जुरिस्डिक्शन ये साबित करें। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा था, यानी जब फैसला आया उससे 2-3 दिन पहले जब अटॉर्नी जनरल के आर्गूमेंट्स कंक्लूड हुए
तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप अपील के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को या जो हमारी लेजिस्लेचर है, हमारी जो पार्लियामेंट है, तो उसको कोई डायरेक्शन देते हैं तो हम आपके फैसले का एहतराम करेंगे। तो मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल के इस आर्गूमेंट से मुत्तफिक होके उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को और जो स्पीकर है नेशनल असम्बली के उनको भी और चेयरमैन सेनेट को भी उसकी कॉपी भिजवाई है। इस हवाले से लेजिस्लेशन होनी चाहिए, राइट ऑफ अपील इन लोगों को दिया जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बड़ा फेयर डिसीजन है। चलें लेट्स सी, क्योंकि वैसे तो चलें बड़ा फेयर डिसीजन है ये तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी वो कहते हैं ना जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो नज़र आ रहा है। जी। लेकिन ऑफ कोर्स जो फैसला आ गया है उसके ऊपर तो अब इम्प्लीमेंटेशन होगी और फर्दर ऐसे ही चलेगा। थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान की तरफ आते हैं। वो जो एक चल रही है इंडिया पाकिस्तान की जंग का सिलसिला, जो जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल भी हिमायती नहीं है, बट स्टिल इंडिया का एग्रेशन बढ़ता ही दिखाई दे रहा है हम लोगों को, दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि टुवर्ड्स द एंड ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? और अभी तक अगर इन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करेंगे या फिर आगे कुछ जाके करना है इन्होंने, ये इनका प्लान है प्रॉपर? मलिया, पहली बात तो ये है कि इंडिया ने जिस जारियत का इर्तिकाब किया, जिस तरह सिविलियन पॉपुलेशन पे वो हमलावर हुए रात के अंधेरे में, मुरीद के हुआ, भावलपुर हुआ, मुजफ्फराबाद हुआ, शकरगढ़ हुआ, इन जगहों पे जिस तरह से वो हमलावर हुए, नहीं होना चाहिए था। तो ये इंटरनेशनल लॉ इजाज़त नहीं देता। अब देखिए कि जो आर्टिकल 2 है यूएन चार्टर का, वो बड़ा इस हवाले से वाज़ेह है कि कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ एग्रेशन नहीं करेगा और किसी तरह की थ्रेट जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगा और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उस मुल्क की उसका एहतराम करेगा। अच्छा, ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल लॉ है और किसी मुल्क की भी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसे चैलेंज नहीं करेगा, उसे थ्रेट नहीं करेगा। यानी जो जितने भी सॉवरन कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पे इस तरह की चढ़ाई नहीं करेंगे, इस तरह का एग्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ने कभी भी जो इंटरनेशनल लॉ है, जो यूएन चार्टर है या जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं उनकी पाबंदी नहीं की, उनका एहतराम नहीं किया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। इस हवाले से जो कश्मीर इशू है वो बड़ा वाज़ेह है कि 5 जनवरी 1948, 1949 और 17 जनवरी 1948 से लेके 1971 तक एक नहीं बल्कि 16 रेजोल्यूशंस आई हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएन की, लेकिन जनरल असेंबली, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने कतन एहतराम नहीं किया उनका। और जो अभी भी नहीं कर रहा, जो कश्मीरी हैं, यानी उन रेजोल्यूशंस का जो मुद्दा है, जो मकसद है, जो मोटिव है, जो उसका डिज़ायर है, मीनिंग, वो यही था कि आप कश्मीरियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का हक़ दें, राय शुमारी होनी चाहिए वहाँ पे, वेदर दे वांट टू गो टू पाकिस्तान और दे वांट टू गो टू इंडिया। ठीक है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन इंडिया ने उसका एहतराम नहीं किया। फिर आपको पता है कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी फ्लैग्रेंट वायलेशन होती रही। ये जो मोदी है उनका वजीर आज़म, इसे बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है कि जिस तरह वहाँ पे इसने मुसलमानों का कत्ले आम किया था। फिर दूसरी जो बात है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने रिटेलिएट किया, जिस तरह से रिस्पॉन्स किया, तो वो मैं समझता हूँ कि इंडिया के दांत उन्होंने 1 घंटे में खट्टे कर दिए। जिस तरह हमारी एयर फोर्स ने उन्हें इतना शानदार जवाब दिया कि उस पर बिल्कुल वो भी हैरान हैं जिन्होंने वो राफेल तैयारे बनाए थे। फ्रांस भी इस पे हैरान, परेशान और सवालिया निशान है कि इससे पहले ये नहीं गिरे, इससे पहले ये डैमेज नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान ने 1 नहीं बल्कि 3 उनके डैमेज कर दिए, गिरा के बता दिया। ठीक हो गया। ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, हमारी जो एयर फोर्स है, वो इस हवाले से काबिल तहसीन है। और जो यूएन चार्टर है उसका आर्टिकल 51 ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस में आप ये कर सकते हैं। पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस में किया, पाकिस्तान का ये एग्रेशन नहीं था। जिस तरह इंडियन चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान वाज नेवर दी एग्रेसिव। पाकिस्तान ने
रिस्पॉन्ड किया है और रिस्पॉन्ड बड़ा स्ट्रांगली किया है कि अभी तो हमने ये डिफेंस किया है अपना और जी, आपके इतने तैयारे मार गिराए हैं। जब अगर हमने डिफेंस ना किया, अगर हमने शुरुआत की ना, तो फिर उसको खत्म कोई नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान ने फिर ये कहा कि जो आपने एग्रेशन किया उसका जवाब बाकी है, वो हम पे कर्ज है, उसके वक्त का जगह का तयन हम करेंगे और वो इतना खामोशी से नहीं होगा, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी, दुनिया सुनेगी। बिल्कुल। और जाहिर है कि न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों ही, अगर कुछ भी होता है तो वो दुनिया तो सुनेगी, नुकसान तो सबको ही होगा, हर जगह होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज देखें, जो भी अभी आपने सारी डिटेल बताई है, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? और जैसे पाकिस्तान के साथ सारे सफारती जैसे जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान का साथ कहीं ना कहीं दे ही रही हैं, लेकिन इंडिया के बारे में कुछ खास नहीं सुनने में आ रहा, तो आपको क्या लगता है क्यों? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया ने एलिगेशन लगाया था पाकिस्तान पे, पहले पुलवामा का लगा था, आपको याद होगा। उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन इंडिया के दौरे पे आ रहे थे, इंडिया ने ड्रामा रचाया, लेकिन उससे आलमी बरादरी ने रद्द किया। इवन जो इंडियन पीपल हैं, इंडियन पब्लिक है, उन्होंने रद्द किया। उसके बाद ये है कि पहलगाम का इंसिडेंट रचाया गया। आप देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 7 लाख फौज, इतनी इंडिया ने फौज कश्मीर के अंदर डिप्लॉय कर रखी है, इतनी पाकिस्तान की टोटल फौज नहीं है, बिल्कुल। 7 लाख फौज के होने के बावजूद आपके 27 बंदे मारे गए, और फिर आप ये कहते हैं कि वो यानी 10 मिनट के अंदर FIR होती है, जबकि 45 मिनट का डिस्टेंस है पुलिस स्टेशन तक। ठीक है, 10 मिनट कोई आ सकता है ना, यहाँ से कोई 10 मिनट के अंदर लोगों को आइडेंटिफाई कर देते हैं आप, और कहते हैं कि जी वो लोग आए और कार्रवाई करके वापस चले गए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपकी फौज कहाँ पे थी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ पे थी? आप सिर्फ ये है कि मजलूम कश्मीरियों पे जुल्म ढाने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, आप उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर सके? और फिर ये फ़ौरन एक इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोप दिया गया, उससे इंडिया कहीं पे भी साबित नहीं कर सका, अपनी पब्लिक के सामने साबित नहीं कर सका, कश्मीरियों के अंदर कश्मीर में उसे साबित नहीं कर सका, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे साबित नहीं कर सका, जिसके नतीजे में फिर इंडिया ने फ्रस्ट्रेट होकर पाकिस्तान पे वो हमला किया, पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन पे। और उसे मैं समझता हूँ कि अमेरिका जैसी बड़ी कुव्वत ने भी, सुपर पावर ने भी फोर्थ रिजेक्ट किया, और उनके प्रेसिडेंट ने सामने आके कहा कि इट्स अ शेमफुल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस हवाले से एक सफारती कामयाबी भी है, और इस वक्त जो है वो दुनिया पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसके साथ हमें खड़ी नज़र आती है, ना कि इंडिया के साथ, चूँकि इंडिया ने एग्रेशन भी किया, और इंडिया ने जो पहलगाम का ड्रामा रचाया, उसने वो किसी मुल्क को भी, लोगों को, पब्लिक एट लार्ज को वो कन्विंस करने में टोटली नाकाम। और बिल्कुल, और फिर उसके बाद जो उन्होंने हमला किया वो भी सिविलियंस के ऊपर किया। जी। तो ये सारी चीजें तो वैसे ही अगर हम लोग देखें तो वो इंसानियत के नाते भी सब चीजें खराब हो रही है ना। इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, ये ग्रॉस वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। लेकिन जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया कि इंडिया ने कभी भी आलमी क़वानीन का, इंसानी हकूक़ का या बुनियादी हकूक़ का एहतराम नहीं किया, उनको फॉलो नहीं किया। लेट्स सी आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इस इंडिया पाकिस्तान के सारे सिनेरियो में। लेकिन इमरान खान की भी एक चीज़ बीच में सामने आ गई। इमरान खान की जो है वो पेरोल की रिहाई की पिटिशन जो है वो दायर कर दी गई है। आपको लगता है कि वो कबूल हो जाएगी, और अगर होगी तो वो कौन उनकी रिहाई को कबूल करेगा और वो रिहाई देगा भी फिर उनको आगे? देखिए मदिया, अगर लीगली स्पीकिंग तो ये प्रोबेशन रिलीज एक्ट है 1926 का, और प्रिजनर्स एक्ट है 1970 प्रिजन एक्ट है 1978 का। ये वजात करते हैं कि पेरोल पे किन किन लोगों को रहा किया जा सकता है और कौन रहा कर सकता है। पहली बात है कि रहा उन लोगों को किया जा सकता है, एक तो रिहेबिलिटेशन हो, अगर किसी प्रिजनर की कि उसे रिहेबिलिटेट करना है, उससे माशरे का एक बेहतर शहरी बनाने के लिए बेहतर है कि उसे हम पेरोल पे रहा कर दें। ठीक हो गया। अंदर रह के, मज़ीद अंदर रह के उसकी सेहत भी ख़राब हो रही है, उसके मिजाज में भी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, लिहाजा ये है कि उसकी सेहत के लिए, उसके मिजाज के लिए, उसकी ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए बाज़-औक़ात वो पेरोल पे रहा कर देते हैं। जो यानी लॉ कहता है। ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि
किसी भी जो प्रिजनर है उसकी जो यानी प्रिजन के अंदर बाज़-औक़ात ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ज़्यादा लोग डाल दिए जाते हैं। मसलन अडयाला जेल के लिए कहा जाता है कि 4000 लोगों की गुंजाइश है, 7000 तक लोग होते हैं। ऐसे हालात में भी लोगों का, मुल्ज़मान का या मुजरमीन का आप कंडक्ट देखते हुए, उनका एटीट्यूड देखते हुए, उनका जो तर्ज़ अमल है उसे देखते हुए पैरोल पे आप उन्हें रहा कर सकते हैं। ठीक है। फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन रीजंस, फैमिली में अगर कोई एमरजेंसीज हैं, मेडिकल ग्राउंड से, यानी किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई, किसी को इस तरह का वाक़या हो गया, तो फिर आप उसे रहा कर सकते हैं। इमरान खान को इन सब चीज़ों में से किसी चीज़ पे रिहाई मिल अच्छा, सकती है? मैं आता हूँ उस तरफ। फिर इसे रहा कौन कर सकता है? वो जो होम डिपार्टमेंट है उस सूबे का, ये उसका अख्तियार है जहाँ पे जेल मौजूद होती है। अब जो KPK है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान, उनके अपने अपने होम डिपार्टमेंट्स भी हैं और उनके बोर्ड्स भी बने हुए हैं। प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट्स ने बोर्ड और कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं। वो इनके केसेस को देखते हैं और फिर रिहाई का हुक्म देते हैं। और बाज़ हालात में अगर किसी की फ़ौरन डेथ हो जाए तो उसे फ़ौरन जनाजे पे पहुंचना है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिप्टी कमिश्नर है, ये उसके डोमेन में आता है कि वो उसे पैरोल पे रिहाई करे। और वो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, 1 दिन के लिए हुई, 2 दिन के लिए हुई या 3 दिन के लिए हुई। फिर वो वापस उसे ले आते हैं और वापस आके वो बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो सर्व करता है। ठीक है, इस तरह का। अब इमरान खान के हवाले से जो पिटीशन आई है उसमें उन्होंने मेंशन किया जी कि जो भी कंडीशन, यानी एक बात तो ये है कि कंडीशनल रिलीज होती है एक्यूज की, ठीक है, कि जो भी कंडीशन स्टेट इम्पोज करेगी मैं उसका पाबंद होऊंगा। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इससे पहले हमने सूबा पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी दरख्वास्त की थी, लेकिन शी टर्न डेफ ईयर ऑन आवर रिक्वेस्ट। ठीक है, डिड नॉट एक्सीड आवर रिक्वेस्ट। उन्होंने हमारी दरख्वास्त को दरखोर इतना नहीं समझा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर को नहीं बल्कि होम डिपार्टमेंट को जानी चाहिए थी, वो उन्होंने गलत एड्रेस किया। तो इसका मतलब ये है कि आप रिहाई के लिए रजू कर चुके हैं, जिस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किया। और ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि दिस एप्लीकेशन इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK अली अमीन गंडापुर। उन्होंने फाइल की है। अब उनका क्या लोकस स्टैंडाई है ये भी देखा जाएगा, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद एंड पे पता लगेगा कि रिहाई होती भी है या नहीं होती है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस है। ये हो सकता है कि वो रेफर कर दें कि इसे होम डिपार्टमेंट देखे। ठीक है, तो फिर वो KPK ही देखेगा मतलब? फिर नहीं, KPK नहीं, होम डिपार्टमेंट पंजाब का देख सकते हैं। अच्छा, पंजाब का भी देख सकते उसे रेफर कर सकते हैं कि आप इसे देखें। ठीक है, ठीक है। तो वैसे बेहतर था कि इनकी एप्लीकेशन पंजाब में चली जाती वहाँ पे, क्योंकि जेल भी उधर ही लोकेटेड है। फिर आपने एड्रेस किया है वहाँ के वजीर आला को, तो जिस सूबे में तो वहाँ से इनकी इस पेरोल की रिहाई के चांसेस थोड़े से थे। अगर पंजाब में पता नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि थे नहीं थे। ठीक है, लेकिन बेहतर था कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है उसे इन्वोक किया जाता। अच्छा, चलें, लेट्स सी। अब ज़ाहिर उन्होंने तो कर दिया जो करना था। अब बाकी एक्सेप्ट की जाती है नहीं की जाती है वो फर्दर बाद में बताएगा। यस, वो तो कोर्ट का ही काम है। बहुत शुक्रिया अगेन आपके वक्त का राज साहब। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक दोबारा हम लोग फिर डिस्कस करेंगे फर्दर चीज़ों को। बाकी इस वक्त पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।